स्टूडेंट, आज हम लोग 12वीं 11वीं और कंपटीशन वालों के लिए मुख्य चीज लेके आ रहे हैं जो तो आपको हेडिंग से ही, टाइटल से ही पता चल रहा है कि किसी भी मौसम, किसी भी समय में हम किसी भी वनस्पति के पौधे को नर्सरी से कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे आम बेल का समय अलग है और हम कोई समय में इसके पौधे को ले सकते हैं, कैसे उगाते हैं, जबकि उनका उस समय बीज मिलता नहीं। हम लोग कुछ दो टॉपिक समझने के बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। यही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, यानी केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक, तीन तरह के होते हैं। अब लक्षण के आधार पर इसे आज हम देख लेते हैं। अभी परीक्षा में पूछता रहता है बोर्ड में। तो लक्षण के आधार पर पहला है भ्रूणपोषी। अरंडी, चावल, मकई में भ्रूणपोष होते हैं तो भ्रूणपोषी कहलाया। अंग्रेजी में अल्बुमिनस कहते हैं। एक अल्बुमिनस मतलब होता है अभ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष होता ही नहीं, जिनके बीजों में भ्रूणपोष नहीं होते। उनके भ्रूण तो है लेकिन भ्रूणपोष नहीं है, भ्रूणकोष केवल है, पोष नहीं है। तो आप भ्रूणपोषी हो गए, केवल भ्रूणकोष है लेकिन पोष नहीं है। जैसे में आपको आ जाता है सभी प्रकार के दलहन पौधे में अक्सर ऐसे देखे जाते हैं, जैसे मटर, चना, रहर में देखे जाते हैं। उसी प्रकार से चार बिता, रूमिनेट, भ्रूणपोष, लक्षण के आधार पर अलग है। इनके ऊपर का जो लेयर है अनियमित, असामान्य होता है, जैसे हरे में या आपको सुपारी में। वो चार बिता भी यानी रूमिनेट कहलाते हैं। जिनिया मेटाजिनिया है या परागकण किसी फल बीज पर अपने गुण वाला प्रभाव छोड़ जाते हैं। जैसा परागकण वैसा उसके बीज और फलों पर गुण होते हैं। उसके आधार पर अध्ययन करना जिनिया और मेटाजिनिया कहलाता है। सिंपल बात तो है, रटिए और परीक्षा में लिख दीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। कृमि में क्या आता है, मोजैक कहते हैं अंग्रेजी में। तो मोजैक का अर्थ होता है कि जिन भ्रूणपोष पर लेयर जो होते हैं कभी कभी मंड युक्त होता है, जैसे चावल में, मकई में। लेकिन कभी कभी चावल और मकई को के कुछ प्रजाति के ऊपर आपको सुगर वाला लेयर होता है, यानी शर्करा युक्त लेयर। तो मंड वाला लेयर, शर्करा लेयर, ये सब के अंतर कर दी जाती है। तो ऐसे ऐसे विभिन्नता पाई जाती है भ्रूणपोषों में, लेयर में। तो इसे हम कहते हैं किरमिरिया मोजैक भ्रूणपोष, यानी इंडोस्पर्म कहते हैं। चलिए आगे आते हैं, नंबर 2 में आते हैं। भ्रूण जो है किसी भी बीजों में भ्रूण का बनना, वह जो उसके जेनेटिक गुण के ऊपर निर्भर करता है कि एक बीजपत्री वाला है कि द्विबीजपत्री वाला है। भ्रूण बनने के बाद या भ्रूण की दो स्थिति होती है, यानी निषेचन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद में भ्रूण। वह भ्रूण जो है, कहने का मतलब कि भ्रूण दो तरीके से बनता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ये अपने मन से नहीं बनता, पौधा के जेनेटिक गुण के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडोन है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूटेलम भी कहलाता है। इसमें जैसे धान, मकई, जौ, जई, रेड़ी, ये सब में एक ही बीज पत्र होते हैं। आधे से नीचे मूलांकुर चोल बनाता है, जिसे जड़ का स्फुटन होता है। आधा से ऊपर प्रांकुर चोल है, ऊपर वाला भाग में, जिसके द्वारा जो प्रारोह तंत्र बनता है। तो पौधे में दो ही अंग तंत्र हो बने, जड़ तंत्र और प्रारोह तंत्र, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो एक बीज पत्री में क्या होता है कि इसमें एक ही बीज पत्र होते हैं। तो आधा से नीचे वाला से जड़ का विकास होगा। जड़ के 5 प्रकार हो जाते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, मूल रोम और रूट हेयर, यानी मूल गोप। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, मूल रोम और मूल गोप। लेकिन सब प्रकार के जड़ों में पांचों चीज नहीं पाए जाते। जैसे गेंदा के फूल में देखिए, दूब में देखिए, गेहूं में देखिए झाकड़ा जड़ें होती है। कुछ की जड़ें खाई जाती है, मांस गुदेदार हो जाते हैं, जैसे आपको इसमें मूली में और गाजर में। उसी प्रकार से एक बीजपत्री के आधा से ऊपर वाला भाग मूलांकुर को प्रारोह बनाता है, प्रारोह तंत्र बनाएगा। उसके तना भी खाए जाते हैं, उसमें रस होते हैं। जैसे गन्ना में आलू अदरक क्या है, तना खाते हैं। लहसुन प्याज क्या है, तना खाते हैं। ये सब रूपांतरित इसका है, सब याद रखिए, सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इंपोर्टेंट चीज है। द्विबीजपत्री में क्या होता है, इसे हम डाइकोटिलीडोन कहते हैं, यानी बीज पत्र होते हैं। इसमें दो मूलांकुर, एक प्रांकुर, अलग अलग ही जाता है। मसूर, चना, अरहर, मटर, अरहर, सेम, आम, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके बीजों में दो अलग अलग भाग छूट जाते हैं, दो दाल बन जाते हैं, एक मूलांकुर, एक प्रांकुर। इनमें भी वही बात होती है, मूलांकुर से सबसे पहले जड़ का अंकुरन और तब इसके बाद प्रारोह तंत्र से या तना, फल, फूल, पत्तियां बनती है। मूलांकुर से जड़ बनता है, प्रांकुर से जमीन के ऊपर का भाग बनता है। लेकिन कहने का मतलब कि इन दोनों में अभी वनस्पतियों के बारे में तो जन्म संबंधी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें भी बाकी है। जैसे जड़ द्वारा रसारोहण, यानी जल खनिज को सो करके शीर्ष तक पहुंचाना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, साथ ही साथ उत्सर्जन, ये सब अलग अलग वीडियो में बताए जाएंगे। एक ही साथ संभव नहीं है कि हम लपेट दें एक गो में। डिटेल करने के लिए अलग अलग वीडियो की आवश्यकता होती है।
चलिए आगे आते हैं। अब मूल बात जो आपके टाइटल में दिया गया है कि हम किसी भी समय में कोई भी पौधा को नर्सरी से कैसे प्राप्त करते हैं, उसका कारण है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या? उत्तक संवर्धन घोल होता है। इसमें जल, सभी प्रकार के खनिज लवण, पोषक पदार्थ, उचित ताप, एंटीबायोटिक्स और तरह तरह के उपस्थित आवश्यक हीट, शर्करा, सब कुछ मौजूद होता है। अब यहाँ पर बात है कि हर पौधे का यहाँ पर टिश्यू कल्चर बनाने के लिए हैबरलैट, हैनिंग और नूरसन नाम के वैज्ञानिक 1898 से प्रयास करते करते 1922 तक इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। और इसमें 3 तरह के कल्चर या कई तरह के कल्चर बनाए जाते हैं, लिक्विड, हाफ लिक्विड और ठोस बनाए जाते हैं। इस कल्चर को नाम वैज्ञानिक द्वारा अलग दिया गया, जैसे व्हाइट कल्चर हुआ, मर्सीज कल्चर हुआ और नेगाटा कल्चर हुआ। हम लोग ज्यादा तरल वाले कल्चर में अगार अगार नाम का जो लाल सवाल से बताए हैं हम मिलाए जाते हैं तो अर्ध ठोस बन जाते हैं लिक्विड उसका। और पौधे होते हैं अनेक किस्म के, इनके अनुसार हर पौधे को अलग अलग तत्व और खनिज की आवश्यकता होती है, अलग अलग तत्व खनिज की आवश्यकता होती है। सब पौधा को एक ही प्रकार के खनिज नहीं मिलते। तो कहने का मतलब है कि उसी के अनुसार हम टिश्यू कल्चर में खनिज मिलाएंगे। वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, 2D, 4D, फ्लोरिजिन जैसे हार्मोन भी मिला देते हैं ताकि उनके वृद्धि विकास करता है। पौधे के उत्तक और कोशिका को काट करके हम उस कल्चर में डाल देते हैं। डालने से कुछ दिनों के बाद उनमें से और स्टेम सेल डाल देते हैं। नई जड़ और तनाव पत्तियों का स्फुटन हो जाता है। इसे हम कंसन या कैलस कहते हैं, जिस समय पर निकालकर मिट्टी में रोपकर उसे नवोद्भिद पौधा प्राप्त करते हैं। किसी भी समय यह काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें सावधानी यह है, इनमें परखनली जो है, चिमटा है, चम्मच है, औजार है, थर्मोमीटर है, ताप मापने के लिए जो औजार हैं उनका शुद्धिकरण होना चाहिए, अर्थात जीवाणु इन्हीं के साथ उसमें चले जाते हैं। इसके लिए औजारों को हम 120 डिग्री सी पर गर्म कर सकते हैं या 160 से 180 डिग्री सी पर ओवन में रख सकते हैं औजारों को। ये इसमें आपको जीवाणु रहित हो जाता है। या फिर 95% एल्कोहल में डुबा देंगे कुछ देरी के लिए तो जीवाणु रहित हो जाएगा। इसीलिए ऐसा उपचार करने से ये जीवाणु रहित हो जाते हैं। अब आगे बनने वाले पौधे स्वस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम किसी भी पौधे के टुकड़े को काट के डाल देते हैं, उचित मात्रा में पौधा के लायक खनिज डालेंगे और उसी के लायक जो है इसका जन्म होगा। और एक साथ अक्रूण के सेल से काफी संख्या में हो जाते हैं। तो टिश्यू कल्चर से किसी भी पौधे के कोशिका उत्तक को उगा लेना उत्तक संवर्धन कहलाता है। यह एक प्रकार का जनन ही है, लेकिन आर्टिफिशियल जनन है। इसीलिए हम किसी भी पौधा को नर्सरी में किसी भी टाइम प्राप्त कर लेते हैं, यही कारण है। तो ये सब बातों को समझिए कि किस प्रकार से क्या क्या वस्तु की जरूरी होती है, कैसे कैसे हार्मोन डालते हैं। और साथ साथ इसमें स्टेम सेल डालना जरूरी है, क्योंकि वो अंकुरन करवाने में कोशिका से या आपको उत्तक से बड़ी सहायता करता है। और उसे नर्सरी में फिर भेज दिया जाता है, मिट्टी में रोपकर नवोद्भिद पौधा प्राप्त करते हैं। नवोद्भिद पौधा को जहां जहां देश में उसके लायक मिट्टी है उस जगह में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह है टिश्यू कल्चर। यह कल्चर ऐसा है कि आप अपनी अंगुली को भी काट के डालें तो महीनों दिन तक जीवित रहेगा, क्योंकि अंगुली को जीने के लिए उसमें आवश्यक तत्व मिलते रहते हैं। उसी प्रकार से पौधे के कोई भी अंग को काटने के बाद इससे जो है नए पौधे की उत्पत्ति कोशिका से उत्तक से कराई जाती है। यह सिस्टम जंतु में भी लागू की गई है। भेड़ बकरियों का क्लोन, गाय भैंस का क्लोन, कुत्ते का क्लोन, सबका क्लोन बनाया जाता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से ही। यही वह घोल है, इसे उत्तक संवर्धन घोल कहते हैं। और कोई उत्तक और सेल को डालने के बाद नए जीव की उत्पत्ति करवाने में सक्षम है। इसके लिए शर्तें आपको वर्णन में समझिए गए हैं। अगर ना समझे हैं तो 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिए, याद हो जाएगा क्या क्या इसमें हम सावधानियां बताए और किस प्रकार से किए जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब बात आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब बात को 12वीं 11वीं और कॉम्पिटिशन वाले लोग भी जाने और इसको समझे। और परीक्षा में अगर ये सब सवाल आता ही है, बराबर पूछता है, और सब आराम से आप वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद। और आगे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, तभी